उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी लोगों से चाइल्ड साइकोलॉजी पर चर्चा करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। इस पर थॉर्नडाइक एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा काम किया है और इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग किया है। इसीलिए थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी कहते हैं। आइए हम इनके सिद्धांतों पर बृहद चर्चा आपसे करते हैं। ये थॉर्नडाइक सबसे पहले टेट और सी टेट में प्रश्न उनके लाइफ स्केच से ही आता है कभी कभी, और एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार टेट के आप लोग प्रश्न पत्रों में देखेंगे कि पूछता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो थॉर्नडाइक सबसे पहले आप यही समझिए, थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे और इनका जन्म जो कभी कभी पूछता है 1874 में हुआ था। और इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार पूछा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर ये थॉर्नडाइक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मनोविज्ञान के सिद्धांत थे उनको एजुकेशन में प्रयोग किया था। सबसे पहले प्रयोग करने वाले यही थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। इनकी मृत्यु 1949 में हुई थी। अब जो थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम भी है, जो जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस नाम से भी आ सकता है। संबंधवाद का सिद्धांत, जैसा मैं पहले लिखा ही हूं, संबंधवाद का सिद्धांत कनेक्शनिज्म, मैं बृहद चर्चा इस सभी पर करूंगा। और तीसरा है स्टिमुलस रिस्पांस थियरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण इनके तीन नाम हैं और तीनों नाम ये कभी कभी पेपर में आते हैं, या हर नाम से प्रश्न आए हुए हैं। थॉर्नडाइक जो ये काम किए हैं बिल्ली पे, चूहे पे, मुर्गियों पे, बंदर पर भी इन्होंने काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग इनका बिल्ली पर हुआ है। सबसे बड़ा प्रयोग बिल्ली पर, और बिल्ली पर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो देखिए यह एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। इन्होंने एक पिंजड़े में बिल्ली को रखा है, बिल्ली नहीं बल्कि भूखी बिल्ली, सबसे महत्वपूर्ण है ये शब्द है भूखी बिल्ली। और इसके बाहर देखिए तस्तरी में इनका भोजन, जो बिल्लियों का भोजन, यहाँ पर देखिए ये फिश बना हुआ है और बिल्ली बाहर से इस भोजन को देखती है। बिल्ली चूंकि भूखी है तो उछल कूद इसमें मचाती है। इस तरीके से जो इसमें ड्राइव का काम है, ड्राइव, वह है भूखी, इसका भूखा होना, इसका भूखा होना इसका चालक है। ड्राइव का मतलब होता है चालक, अंतर्नोड, इसका दूसरा हिंदी होता है अंतर्नोड। और बाहर अब बिल्ली का गोल क्या है, गोल जो है उसका लक्ष्य वह है भोजन को प्राप्त करना। लेकिन बिल्ली कैसे उसमें जाए, बिल्ली पिंजड़े में बंद है। हाँ, हालांकि बिल्ली पिंजड़े में बंद है, लेकिन पिंजड़े में एक सिटकनी है जिसकी सहायता से आसानी से पिंजड़ा खुल सकता है। अब बिल्ली को जाना है तो इसको तो सिटकनी उसको खोलने आ नहीं रहा है, तो इसलिए वह जो है इसमें उछलती कूदती है। यहाँ तक कि जो उसके इसमें सरिया लगाया गया होता है उसको खोलने का प्रयास करती है, या सरिया के दो सरिया के बीच से भी आना चाहती है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और अचानक क्या होता है, इसी प्रयास में ये पिंजड़ा खुल जाता है, और जब पिंजड़ा खुल जाता है तो
ये इसको भोजन मिल जाता है, और जो भोजन है वह जो है, जब भोजन मिल जाता है तो वह इसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है, रीइंफोर्समेंट। और यहां मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि पुनर्बलन का सबसे पहले प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग स्किनर को मारेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुनर्बलन का प्रयोग सबसे पहले थॉर्नडाइक ने किया था। क्योंकि ये भोजन, जब भोजन बिल्ली को मिल गया तो उसी आवृत्ति को, जिस आवृत्ति से, जिस बिहेवियर से वह सिटकनी को खोली है और उसकी सहायता से उस भोजन को भोजन पाई है, तो भोजन उसका ये रीइंफोर्समेंट हो गया और इस तरीके से वो सिटकनी खोलना सीख जाती है। फिर बाद में क्या करते हैं, इसको बार बार इस प्रयोग को करते हैं। तो पहली बार ट्रायल एंड एरर, ये कई बार कोशिश करती है तब खुलता है, उसके बाद कोशिश की संख्या कम होती है और आसानी से बिल्ली सिटकनी खोलकर भोजन लेना सीख जाती है। इस तरीके से इस प्रयोग का डायरेक्ट उन्होंने अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका यूज किया है और इसीलिए इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। अब भाई संबंधवाद का सिद्धांत, इसे संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसके लिए इसको, और यह स्टिमुलस रिस्पांस का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस, स्टिमुलस इसमें क्या है, इसमें स्टिमुलस भोजन है। अब भोजन को देखकर इसका रिस्पांस, और यह बांड जो है इसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में जो बांड बनता है वह कब बांड स्ट्रांग होता है, उस बांड का मतलब कनेक्शन, बांड का मतलब कनेक्शन। अब यह बांड कब स्ट्रांग होगा, जब इसको भोजन मिल जाएगा तो यह स्ट्रांग। अब बांड के स्ट्रांग पर, स्ट्रांगनेस पे, बांड के स्ट्रांगनेस पे निर्भर है, इसलिए इसको स्टिमुलस रिस्पांस का भी सिद्धांत कहते हैं। और इसके, यह बांड का मतलब कनेक्शन, इसलिए स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में जो संबंध होता है इसलिए संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के जो नाम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बिल्ली हमेशा इसमें प्रयास करती रहती है भोजन लेने के लिए, पिंजड़े को खोलने के लिए, तो इसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और उसके बाद संबंधवाद, जब भोजन प्राप्त कर लेती है तो उसको संतोष का अनुभव होता है, उससे उसको एक पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है और एसआर बांड स्ट्रांग होता है, इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस का सिद्धांत। और ये जो चूंकि बांड को कनेक्शन भी कहा जाता है, इसलिए संबंधवाद का सिद्धांत को कहते हैं। अब हम आगे चल इसको देखते हैं, इसका अब देखिए ये निष्कर्ष क्या निकाले, इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकाले कि लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। क्योंकि बिल्ली हमेशा पिंजड़े में उछल कूद मचाती है, जब उछल कूद मचाती है तो उसी के दौरान वह सिटकनी उसका खुल जाता है और आसानी से वो भोजन प्राप्त कर लेती है। लेकिन सिटकनी खुलने से पहले पहला स्टेप क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि, मतलब उसमें ट्रायल और एरर, हमेशा उसको कोशिश करते रहना है। यानी ये ट्रायल एंड एरर, तो किसी भी लर्निंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रायल एंड एरर। और इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इसमें कोई भी इनसाइट, मतलब अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह यहाँ से प्रश्न टेट और सीटेट में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये सूझ का कोई महत्व इन्होंने दिया नहीं है। और यह महत्व सबसे पहले गेस्टाल्टिज्म यानी गेस्टाल्टवाद में आपका कोहलर का है, आपका इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, और उन्होंने चिंपैंजी पर वो प्रयोग किया था। और इसलिए ये चीज थॉर्नडाइक और कोहलर में अंतर है। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक थे, जबकि ये कोहलर और ये लोग गेस्टाल्टिज्म के ये लोग प्रेरणा था, कोहलर कोफ्ता। इस तरीके से अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है, यह
बताए थॉर्नडाइक ने, और अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम। देखिए यह कहीं ना कहीं एसआर बांड की ओर इनका इंडिकेशन है कि स्टिमुलस और रिस्पांस में जो बांड बनेगा वह जितना स्ट्रांग होगा उसी से लर्निंग भी उतनी ही जल्दी होगी। एसआर बांड, और एसआर बांड अगर वीक होता है तो लर्निंग नहीं होगी। इसलिए अधिगम संबंधों या बंधनों के बनाने का परिणाम है, यानी एसआर बांड अगर स्ट्रांग है तो लर्निंग होगी, एसआर बांड अगर कमजोर है तो लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग का मतलब है कि स्टिमुलस रिस्पांस बांड का स्ट्रांग होना, इस तरीके से। और तीसरा इनका सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है। और चौथा भी लगभग तीसरे के ही लगभग वही है, अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होती है, यानी वो ट्रायल एंड एरर एकदम प्रत्यक्ष होता है। सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से वह पिंजरा खोलने के लिए ट्राई करती है, इसी के इन्होंने ये बताया है कि अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होती है, और ये इस तरीके से अधिगम प्रयास एवं त्रुटि समाहित रहती है, लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। तो इसीलिए इनका सिद्धांत का नाम ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनाने का परिणाम है, इसीलिए एसआर बांड स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी इसको कहा जाता है। और अधिगम इनसाइट न होकर ये आपका उत्तरोत्तर होती है। अब ये लर्निंग के 3 नियम दिए गए हैं, और टेट सीटेट का पेपर कोई भी सेट करे, इस मुख्य 3 नियम, देखिए यह 3 शब्द भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मुख्य 3 नियम दिए हैं, क्योंकि ये मुख्य शब्द भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको सेकेंडरी भी बताया जाएगा कि कितने सेकेंडरी नियम है, गौड़ नियम कितने हैं। इसलिए मुख्य 3 नियम है। पहला है तत्परता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रेडीनेस। और मैं यहाँ एकदम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि जीन पियाजे में एक शब्द आता है रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न, ये जीन पियाजे का है, ये जीन पियाजे, यह शब्द आपको याद करना है। जीन पियाजे के लिए रेडीनेस टू लर्न, और रेडीनेस टू लर्न का मतलब कि अधिगम के लिए तैयार होना, अधिगम के लिए तैयार होना, अधिगम के लिए तैयार होना। और यह जो है कहीं न कहीं जैविक परिपक्वता की ओर की बात कर रहा है, जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एकदम ये नोटेबल पॉइंट है कि आपको लॉ ऑफ रेडीनेस यदि आता है तो आप थॉर्नडाइक को मारेंगे, जबकि अगर रेडीनेस टू लर्न या अधिगम के लिए तैयार होना, अधिगम के लिए तत्पर होना, तो आप जीन पियाजे को, क्योंकि अधिगम के लिए तत्पर होना जैविक परिपक्वता को इंगित करता है, जबकि लॉ ऑफ रेडीनेस अलग है, ये लर्निंग के नियम में है। तो इस तरीके से इन दोनों को चूंकि मिलते जुलते शब्द हैं और गलतियां हो सकती हैं, इसलिए जीन पियाजे का रेडीनेस टू लर्न, और ये लिख लीजिए, और यहाँ लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसके लिए बहुत बढ़िया मुहावरा आता है, देखिए, घोड़े को समुद्र तक ले जा सकते हैं परंतु पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह सबसे इस तत्परता के नियम का जो भी अर्थ है पूरे मुहावरे में समाहित है कि आप घोड़े को समुद्र तक ले जा सकते हैं लेकिन पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये मैं इंगित किया, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस नियम में नर्वस सिस्टम और शारीरिक क्रिया प्रणाली से संबंधित है। कौन सा नियम, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नर्वस सिस्टम के शारीरिक रचना क्रिया प्रणाली से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा तत्परता का नियम, क्योंकि एसआर बॉन्ड जब स्ट्रांग होते हैं तो न्यूरॉन, जो आप नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स होती है वो सक्रिय होते हैं, और एसआर बॉन्ड जब वीक होता है तब न्यूरॉन तत्पर नहीं रहते हैं, तब वह निष्क्रिय रहते हैं, तब ये वीक होता है। तो सबसे पहले अब
कितने एस्पेक्ट में हम तत्परता की बात कह सकते हैं, तो वो है फिजिकल। अगर कोई फिजिकली फिट नहीं होगा तो उसको आप नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके उसके अधिगम में कमी हो सकती है। इसी तरीके से अगर सामाजिक परिवेश भी इसको देख सकते हैं। हम लोगों के देखिए जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके सामाजिक परिवेश में ध्यान रखकर पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो तत्परता का नियम इसमें यह है कि अगर शारीरिक रूप से फिट नहीं है, अगर कोई सामाजिक जिसकी कोई कमजोरियां हैं, फिर संज्ञानात्मक, अगर मेंटली कोई फिट नहीं है, अगर मस्तिष्क से कोई नहीं फिट है, तब भी वो तत्पर नहीं हो सकता है। और भावनात्मक और प्रेरित। अब देखिए प्रेरित, आपने देखा कि जो बिल्ली थी वो भूखी थी और वह भूख ही उसकी प्रेरणा थी। वह अंतर से अंतर प्रेरणा, तो वह प्रेरित थी भूख से और सामने भोजन रखा गया था, इसलिए वह सिटकनी खोलने के लिए प्रयासरत थी। तो यह प्रेरणा प्रेरणा कहीं ना कहीं भावना से संबंधित है। इस तरीके से इन सभी डोमेन में वह तत्पर होना चाहिए, तभी हम उसको लर्निंग करा सकते हैं। अब इसके बाद ये पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। फिर मैं ये आपको नोट कराना चाह रहा हूं कि जीन पियाजे ने रेडीनेस टू लर्न की बात किया है, न कि लॉ ऑफ रेडीनेस। इसलिए रेडीनेस टू लर्न, जैविक परिपक्वता, उन्होंने एज फैक्टर बनाया था अपने संज्ञानात्मक विकास का, इसलिए रेडीनेस टू लर्न। और ये तत्परता का नियम ये थॉर्नडाइक का है। अब इसके बाद है अभ्यास का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो इसके लिए आप कह सकते हैं, उसको मैं दोहे को नहीं लिखा हूं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जड़मत जो इडियट, जड़मत के लिए जो इडियट मतलब जिनके लिए, जिसके पास बुद्धि नहीं है, इडियट, तो वो भी अभ्यास करते करते सीख जाते हैं। करते करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, सुजान का मतलब ज्ञानी, ज्ञानी हो जाते हैं। और जिस तरीके से रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, यदि हम लोग अगर नहीं देखे होते ये रस्सी से पत्थर पे चिन्ह, तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि रस्सी जैसी मुलायम चीज पत्थर जैसे हार्ड चीज को घिस सकती है। और वह कैसे होता है? प्रैक्टिस से। यह कैसे होता है? अभ्यास से। इसलिए इन्होंने इसका स्थान दिया है ट्रायल एंड एरर। इसी का, ये ट्रायल एंड एरर से ही जब बिल्ली प्रयास करती है तब जाकर सिटकनी खुलता है, इसलिए उन्होंने ये अभ्यास का नियम दिया है। और अभ्यास के नियम का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, माने उपयोग और अनुपयोग का नियम। तो इस तरीके से लॉ प्रैक्टिस जो है, लॉ प्रैक्टिस के दो पहलू हैं, एक यूज और डिसयूज। डिसयूज का मतलब अभ्यास में यदि हम कमी करेंगे वो चीजें हमको भूल जाती है। कभी कभी देखिए जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो यूज में रहता है, वो तो हम लोग सभी सवाल लगा लेते हैं, और वही बाद में जब मान लीजिए छूट जाता है और वह जो है हम इसको जब अभ्यास में नहीं रहता है तो वह चीज हमको सामान्य होते हुए भी याद नहीं होता है। तो यह है डिसयूज, अनुपयोग। जब अनुपयोग होगा तो लर्निंग में कमी होगी, और जब हम ज्यादा उपयोग करेंगे, जब हम अभ्यास करेंगे तो अधिगम होगा। और यह आज भी सत्य है हम लोगों के बच्चों के लिए। जो हम लोगों के विद्यालयों में बच्चे प्राथमिक विद्यालय में या जूनियर हाई स्कूल में जिस पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उनके लिए अभ्यास कराना एक बहुत बड़ा अधिगम के लिए हम लोगों को बहुत आवश्यक है। ये लॉ प्रैक्टिस आज भी है। तो लॉ इफेक्ट, लॉ प्रैक्टिस का दूसरा नाम यूज एंड डिसयूज करके भी आ सकता है। ये ध्यान रखना है आपको, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। इसी तरीके से लॉ ऑफ इफेक्ट, तीसरा नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम एक ऐसा नियम है कि इसीलिए हम थॉर्नडाइक को जानते हैं, प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट के भी दो पहलू हैं, और इसीलिए इन्होंने दो शब्द का जो यूज किया, एक पनिशमेंट, पनिशमेंट, और दूसरा रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। लड़का, बच्चा कोई भी काम करेगा
यह इस बात पर निर्भर है कि उसको कार्य करने से संतुष्टि मिल रही है कि वो जो है असंतुष्ट रह रहा है। ये ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, ये है ये प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अगर इसमें कहा भी जाता है इसके लिए कि सफलता के समान कोई दूसरा वह सफलता सफलता जैसे दूसरा कोई पुरस्कार नहीं है। यदि कोई सफल हो जाता है तो बच्चों को संतोष का अनुभव होता है। उस तरीके से कोई अगर मान लीजिए कहीं वह बच्चा अगर सफल हो जाए या क्लास में या कोई भी परीक्षा में, तो उसको फिर आगे पढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए उसको बाध्य करता है। तो इस प्रकार इसके लिए अब पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब है जैसे देखिए इन्फोर्समेंट का मतलब है गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस किसी भी कार्य करने से यदि आपको अच्छा अनुभव है तो उसको कहते हैं गुड एक्सपीरियंस, और किसी भी कार्य करने से आपको असंतुष्टि मिल रही है तो उसको कहते हैं बैड एक्सपीरियंस। तो वह तुरंत ही उस कार्य की पुनरावृत्ति को घटा देगा, और यह जो है रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, उस कार्य की पुनरावृत्ति को बढ़ा देगा और इससे अधिगम होगी। तो इसीलिए इस लॉ ऑफ इफेक्ट का दूसरा नाम है पनिशमेंट ऑन रीइंफोर्समेंट का नियम भी होता है। तो देखिए जब कार्य करने से संतोषप्रद स्थिति होती है तो ये सार बांड मजबूत होता है या स्ट्रांग होता है, और जब कार्य करने से कष्टप्रद स्थिति होती है तो ये सार बांड कमजोर होता है और हम उस कार्य को पुनः करना नहीं चाहते हैं। इसमें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तीसरे लॉ पर आगे स्किनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसका मैं अगला वीडियो मेरा जो स्किनर पे होगा, इसी लॉ ऑफ इफेक्ट पे इन्होंने काम किया है स्किनर, और बहुत बड़ा काम किया है रीइंफोर्समेंट पे। इसलिए हम लोग कभी कभी अगर आ जाता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान में रीइंफोर्समेंट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो स्किनर कर देते हैं, उत्तर स्किनर दे देते हैं, जबकि वास्तव में सबसे पहले रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किए हैं थॉर्नडाइक ने, और इनके कार्यों को आगे बढ़ाए हैं इनके शिष्य स्किनर ने। वो भी व्यवहारवाद के टीम में थे। अब थोड़ा सा 1930 के बाद इसमें संशोधन हुआ है और इसे कहते हैं ट्रंकेटेड ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट, क्योंकि यह देखा गया कि सबसे पहले पुराने शिक्षा पद्धति में स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यह जो है आदर्शवाद के जो प्रणेता थे प्लेटो के शिक्षा पद्धति में इस तरीके से था, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी डंडा हटा लड़का बिगड़ा। तो उसमें दंड की बात होती थी आपका, लेकिन अब जो है इसका कोई महत्व नहीं है, और इस तरीके से अब इसमें प्रभाव के नियम का संक्षेपण इसी मामले में हुआ है। पुरस्कार से एसआर बांड तो मजबूत होता है, लेकिन दंड से आपका कोई कमजोर नहीं होता है, और इसको कहते हैं ट्रंकेटेड, मैंने लॉ ऑफ इफेक्ट में थोड़ा सा संशोधन हुआ है, इसी को कहते हैं ट्रंकेटेड ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों नियम अलग अलग न होकर एक दूसरे के पूरक हैं, ये तीनों नियम अलग अलग नहीं है, ये बात इसमें एक यूनिट समझिए, और एक दूसरे को पूरक मानते हुए हम तीनों लोग अपने इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अभ्यास का नियम, और उसके बाद फिर ये ऑफ प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कभी कभी ये आ जाता है कि कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, तो इसमें 3 नियम बस याद करिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। तो यही 3 शब्दों पर ध्यान रखिएगा, यही तीनों मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। फिर मैं आगे इसमें देखिए, इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे सेकेंडरी, जो कभी कभी ये पूछा जाता है,
माने तीनों मुख्य नियम तो हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो आपको याद ही करना है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस, यानी सबसे पहले अधिगम के पहले बहुत सी क्रियाएं करता, कहीं ना कहीं ये ट्रायल एंड एरर की ओर संकेत दे रहा है। इस तरीके से ट्रायल एंड एरर। और आप अगर मुख्य नियम है तो मुख्य नियम में कहीं न कहीं ये अभ्यास के नियम की ओर संकेत दे रहा है। मल्टीपल रिस्पांस, प्राणी उस कार्य को सीखता है जिसे करने की ये मनोवृत्त का नियम, मनोवृत्त का कहीं ना कहीं से मेंटल सेट और एटीट्यूड से संबंधित होता है, और यह जो है तत्परता के नियम की ओर संकेत कर रहा है। देखिए उसको ये, क्योंकि अगर एटीट्यूड सीखने की, अगर एटीट्यूड है उसका सीखने का, तो उस प्राणी उस कार्य को करना चाहेगा, और वह लर्निंग के लिए यह एक आवश्यक है कि उसका मेंटल सेट का होना, मानसिक रूप से तैयार होना, या एटीट्यूड का होना। इसी तरीके से आंशिक क्रिया का नियम, लॉ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल मतलब देखिए सुसंगत तत्वों के प्रति ही अनुक्रिया होती है, सुसंगत, और उसमें जो रिलेवेंट नहीं है उसमें वह निश्चित रूप से उसके प्रति कोई रिस्पांस नहीं करेगा, और जब रिलेवेंट होता है उसी के प्रति अनुक्रिया होती है। ये आंशिक क्रिया का नियम है। सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लॉ ऑफ एनालॉजी जो दिया है, इनका एक एकदम स्वतंत्र रूप से भी एक नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, इसी पर आधारित सामान्य तत्व का सिद्धांत, सामान्य तत्व का सिद्धांत। यह जो है देखिए, यह समान तत्व का सिद्धांत इन्होंने सादृश्यता का नियम का मतलब कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए आवश्यक है कि पहले जो सीखा हुआ व्यवहार है और फिर बाद में जो सीखा हुआ व्यवहार, जो जिस व्यवहार को सीखना है, जिसको सीखना है उसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, और जितना परसेंटेज कॉमन होता है उतने ही परसेंटेज लर्निंग ज्यादा होती है। जिस तरीके से हम लोग क्लास 1, 2, 3 में जब हम लोग पढ़ाते हैं पहाड़े, पहाड़े का मतलब टेबल, पहाड़े टेबल, और जब क्लास 6 में लड़का आता है या 5th में आता है तो हम उसको मल्टीपल बताते हैं अपवर्त, और उसी समय हम उसको याद दिलाते हैं कि तुम लोगों ने पहाड़े पढ़ा होगा। तो इस तरीके से 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से जब अपवर्त पे हम लोग बताते हैं तो वह जो नियम होता है सादृश्यता का नियम, और उसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग काम करता है थॉर्नडाइक ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेट के लिए, कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सामान्य तत्व का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत कौन दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत उसमें भी दिया है इंटेलिजेंस में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी याद आप कर सकते हैं कि मल्टी फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस का, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो आप तुरंत थॉर्नडाइक को मारेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक ही इसमें इन्हें काम किया। फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे, मतलब अधिगम के रूपांतरण पे जिन्होंने काम किया है वह है समान तत्व का सिद्धांत, समान तत्व का सिद्धांत यह दिए हैं थॉर्नडाइक ने। और मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी का मतलब आपका इंटेलिजेंस का, ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और इस तरीके से लास्ट में है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए कि बिल्ली को जब आपको खाना, बिल्ली का जब सिटकिनी खुल गया और बिल्ली को भोजन मिल गया, उसी समय यदि आप कुछ कार्य कराना चाहें या कुछ, जैसे इसका इस पर आधारित है पावलाव का क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इस पर काम किए हैं पावलाव ने। और यह जो है पावलाव का क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि
जो उसका कुत्ता कुत्ता रहता था वो पैसिव रहता था, एक्टिव और एकदम बैठा रहता था, और जब जो ही भोजन आता था घंटी भी बजाता था, तो घंटी और भोजन दोनों में एसोसिएशन करके वह उसका एसोसिएशन इस तरीके से हो गया कि बाद में भोजन नहीं भी आया, केवल घंटी बजाया गया तो उसके मुख में लार आ गया। तो इसको कहते हैं एसोसिएशन, और इसी पर काम पावलोव ने किया है। तो एक बात याद रखिए, लॉ ऑफ इफेक्ट पर किसने काम किया है? लॉ ऑफ इफेक्ट पर काम किसने किया है? वह काम किए हैं स्किनर ने। स्किनर, जो इसका हमारा अगला टॉपिक होगा। और साहचर्यात्मक रूपांतरण, जो सेकेंडरी लॉज का पांचवा जो नियम है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, इस पर काम किए हैं पावलोव ने। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग इसी सिद्धांत पे आधारित है। इस तरीके से थॉर्नडाइक ने ये पांचों नियम दिया है, जिस पर प्रश्न तीन उस मुख्य नियमों से तो अलग मतलब कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है इस पर भी। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं जिसको आप लोग अभ्यास कर सकते हैं इसको, कि जैसे जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि शब्द इंपॉर्टेंट है, देखिए उसमें कई जगह ये प्रयोग हुआ है, तो उन्हें सीख लिया जाता है, यह है। तो देखिए हम मनोवृत्त का नियम, मनोवृत्त का नियम नहीं है क्योंकि यह सेकेंडरी लॉ है, सेकेंडरी आपका, जिसमें एप्टीट्यूड की बात की गई है। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम में संतुष्टि की कोई बात नहीं है, केवल अभ्यास की बात है, तो यह नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तत्परता का नियम, ये भी तत्परता का नियम, इससे भी कोई मतलब इसका नहीं है, यह नियम है प्रभाव का नियम, और प्रभाव के नियम में ही संतुष्टि का संतुष्टि और असंतुष्टि की बात की गई है कि बच्चा उसी काम को रिपीट करना चाहेगा, उसी बिहेवियर को फिर वो दोहराव करेगा जिस काम को करने से उसको संतुष्टि मिलती है। तो इसको आपको यह है इन्फोर्समेंट, पुरस्कार एवं दंड का नियम इसको कहा जाता है। तो जिससे इन्फोर्समेंट की बात की, यहाँ संतुष्टि इन्फोर्समेंट से मतलब है, और इसलिए इसका उत्तर होगा प्रभाव का नियम। अब आइए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास, देखिए अभ्यास शब्द ही दे दिया, उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? तो यह विचार अभ्यास की बात किसके, अभ्यास का नियम, यह जो है थॉर्नडाइक, इसका उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने, कि अभ्यास जो है त्रुटियों को कम करता है। तो इस तरीके से अभ्यास, इसमें थॉर्नडाइक, ये डी उत्तर होगा थॉर्नडाइक। जब अध्यापक सफलता का एहसास कराता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का उपयोग कर रहा होता है? तो यह भी है, देखिए तत्परता के नियम में सफलता की बात नहीं की गई है, प्रभाव का नियम और यह अभ्यास का नियम इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि अभ्यास का नियम में केवल दो ही पहलू है, एक लॉ ऑफ यूज, एक लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, डिसयूज, यह दोनों जो नियम है, यह है अभ्यास के, यह अभ्यास के नियम के दो पहलू हैं, जिसका हम बार बार अभ्यास करेंगे उसमें अधिगम ज्यादा होगा, जिसका अभ्यास कम कर देंगे उसमें अधिगम धीरे धीरे वह इस विस्मृति की ओर चला जाता है। और ये मनोवृत्त का नियम सेकेंडरी नियम है, यह है प्रभाव का नियम, कि जब अध्यापक सफलता का एहसास कराता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का है? ये प्रभाव का नियम है, उससे संतुष्टि मिलेगी और बच्चा उसको बार बार करना चाहेगा। अब इसके बाद थॉर्नडाइक के किस नियम को पुरस्कार एवं दंड का नियम कहते हैं? तो देखिए यह जो है पुरस्कार और दंड का नियम कहते हैं। तो यह है आपका प्रभाव का नियम। मैं बताया भी हूं कि पुरस्कार एवं दंड, ये प्रभाव के दो, आपका एक दंड और यह पुरस्कार, दो पहलू, और इसी पर काम बाद में स्किनर ने किया है। इसके तो यह आप जानते रहिए कि थॉर्नडाइक का जो तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, उसी को दंड और पुरस्कार का नियम कहते हैं।
पांचवा और लास्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के किस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम, तो यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज, तो यह मैं बार बार आपको बताया हूं कि यह जो है अभ्यास का नियम जो है, अभ्यास के नियम में यह दोनों शब्द आए हुए हैं, यूज एंड डिसयूज। तो यह जो है अभ्यास का नियम, मनोवृत्ति का नियम तो आपका सेकेंडरी लॉज है, प्रभाव का नियम के लिए दंड और पुरस्कार की बात की गई है, और तत्परता का नियम कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है उसकी बात की गई है। तो इस तरीके से आज का ये थॉर्नडाइक अनुपयोग, अनुपयोग, हाँ देखिए ये गलत, अनुपयोग, देखिए ये शब्द है अनुपयोग, अनुपयोग मतलब उपयोग जिसका न हो, जो हम अगर उपयोग नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से वह हमारे अधिगम से चला जाएगा, और उपयोग करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे तो हम अधिगम ज्यादा होगा। इस तरीके से आप, थैंक यू वेरी मच। और अगला मेरा वीडियो स्किनर पे, जो इनके थॉर्नडाइक के तीसरे नियम पर इन्होंने काम किया है, तो इसी क्रम में मेरा अगला वीडियो होगा स्किनर पर। थैंक यू वेरी मच।